नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अपने अध्ययन के अंतर्गत जीएसटी प्रणाली और जीएसटी परिषद का परिचय, जीएसटी विधेयक पारित करने वाले राज्य, जीएसटी के प्रकार, उसकी दरें और जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित किए गए कर, जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई मदें, जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की क्या शर्तें हैं, जीएसटी संख्या के विषय में जानकारी साझा करेंगे, टैक्स क्रेडिट सिस्टम की व्याख्या करेंगे, जीएसटी की देनदारी का निर्धारण वैल्यूएशन रूल के माध्यम से किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन करेंगे। जीएसटी व्यवस्था में आपूर्ति की क्या अवधारणा है, इसको हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको कुछ और देखने की ज़रूरत शायद ही पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का अर्थ। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जीएसटी एक मूल्यवर्धित कर है जो कि विनिर्माता अर्थात उत्पादक से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक एकल कर बना देता है। इस प्रकार अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम विक्रेता द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होता है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाले राज्य। दरअसल जीएसटी को पूरे देश में लागू करने के लिए संविधान संशोधन करने की ज़रूरत थी और इसीलिए इससे संबंधित विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति मिलना आवश्यक था। इस प्रक्रिया में ही असम पहला ऐसा राज्य था जिसने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए जीएसटी के लिए संशोधन विधेयक को पारित किया था। जीएसटी संबंधी संशोधन विधेयक को सबसे पहले असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। तो ये राज्य के द्वारा, असम राज्य के द्वारा 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जीएसटी संबंधी संशोधन विधेयक को पारित किया गया था, न कि असम राज्य के द्वारा जीएसटी कर को लागू किया गया था। राज्यों के नाम और जीएसटी विधेयक को पारित करने की जो तारीख है वो इस प्रकार से है। असम ने 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले किया, फिर बिहार ने 16 अगस्त 2016 को किया, फिर 17 अगस्त 2016 को झारखंड ने, और इसी क्रम में ये 30 राज्य हैं जिन्होंने जीएसटी संबंधी विधेयक को अपनी विधानसभाओं में पारित किया था। इनमें अंतिम राज्य था पश्चिम बंगाल। 8 अगस्त 2017 को इसने जीएसटी संबंधी विधेयक को पारित किया था। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में एक साथ जीएसटी कानून लागू किया गया, यानी कि एक साथ पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू है। जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित कर। जीएसटी ने किन करों का स्थान लिया है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित केंद्र के कर ये थे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेडिकल और टॉयलेट संबंधी निर्माण पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व की वस्तुओं तथा सूती वस्त्र व
संबंधित उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या प्रशुल्क, विशेष प्रशुल्क, सेवा कर, उपकर और अधिभार, ये केंद्र के कर हैं जिनका स्थान अब जीएसटी ने ले लिया है। इसी प्रकार से जीएसटी द्वारा कुछ राज्यों के द्वारा जो कर लगते थे उनको भी प्रतिस्थापित किया गया है। इनमें शामिल हैं वैट, स्टेट वैल्यू एडिड टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, खरीद कर, विलासिता कर यानी कि विलासिता वाली वस्तुओं पर लगने वाला कर, सभी प्रकार के प्रवेश कर एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर जो स्थानीय निकायों के अलावा लगते थे, विज्ञापन कर, लॉटरी, सट्टा और जुए पर जो टैक्स लगता था, जो कर लगता था वो अब नहीं लगता है, उसके स्थान पर जीएसटी लगता है। राज्य के द्वारा लगने वाले उपकर और अधिभार, सेसेस एंड सरचार्जेस भी अब नहीं लगते हैं, अब जीएसटी लगता है। तो ये कुछ कर थे जो केंद्र और राज्य पहले लगाते थे, अब इनका स्थान जीएसटी ने ले लिया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने ले लिया है इन सभी करों का स्थान। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी का प्रकार और विवरण, यानी कि जीएसटी वैसे तो एक ही कर है लेकिन ये 4 नामों से लगाया जाता है। तो ये 4 नाम कौन कौन से हैं? एक तो है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि केंद्र के द्वारा लगने वाला जीएसटी, या ये कह लीजिए कि केंद्र के हिस्से का जीएसटी और राज्य के हिस्से का जीएसटी। एक राज्य के अंदर लेन देन की स्थितियों में उपभोक्ताओं को प्रत्येक सौदे पर एक साथ 2 कर चुकाने पड़ते हैं, एक एसजीएसटी और दूसरा है सीजीएसटी। एसजीएसटी राज्य सरकार के हिस्से के रूप में चुकाना पड़ता है और सीजीएसटी केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में। तीसरा जो नाम है इसका वो है यूटीजीएसटी या यूजीएसटी। यूनियन टेरिटरी में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, तो उनमें ये टैक्स यूजीएसटी के नाम से या यूटीजीएसटी के नाम से चुकाना पड़ता है। अगर कोई सौदा या लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य के 2 पक्षों कारोबारियों के बीच में हो रहा हो तो उस केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में यूटीजीएसटी चुकाना पड़ता है, इसी को यूजीएसटी भी कहते हैं। और चौथा जो नाम है वो है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें जब 2 अलग अलग राज्यों के कारोबारी आपस में लेन देन करते हैं, आपस में सौदा करते हैं, तो उस पर केंद्र सरकार और आपूर्ति प्राप्त करता राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ आईजीएसटी के रूप में चुकाना पड़ता है। इसे केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है और बाद में केंद्र सरकार आपूर्ति प्राप्त करने वाले राज्य की सरकार को उनके हिस्से का कर भेज देती है। तो ये 4 नामों से यानी कि जीएसटी लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या यूजीएसटी और आईजीएसटी। वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। केंद्रीय वित्त मंत्री सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इस परिषद के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सेवा, ये जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, जीएसटी काउंसिल है, इसके किसी भी फैसले पर केंद्र के पास 1/3 मत यानी कि 1/3 मत की शक्ति है और राज्य सरकारों के पास 2/3 मत शक्ति है। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर होगी। परिषद के किसी भी फैसले को मंजूरी मिलने के लिए
उस फैसले को काउंसिल के 3/4 मतों की ज़रूरत होगी, तब उसको स्वीकार किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी की कुल 5 दरें स्वीकार की हैं। वस्तु एवं सेवा कर की दरें, 5 दरें कौन कौन सी हैं? 0% यानी कि कोई टैक्स नहीं। जीवन हेतु अत्यंत आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं है, जैसे कि अनाज, नमक, ताज़ी सब्जियां आदि। दूसरी दर जो है वो है 5% की। जीवन हेतु सामान्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ये टैक्स दर लागू है, जैसे चीनी, तेल, मसाले, चाय, उर्वरक आदि सामान्य आवश्यक वाली जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उन पर 5% का जीएसटी लगता है। 12% जीएसटी की दर रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है, जैसे कि नमकीन, दंतमंजन, छाता, दवाइयाँ इत्यादि। इसके बाद 18% जीएसटी मध्यम वर्ग के लोगों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं पर लागू है, जैसे कि डिटर्जेंट, चॉकलेट, मिनरल वाटर, आइसक्रीम, शैम्पू, रेफ्रिजरेटर आदि। और अंत में 5वीं जो दर है वो है 28% की। ये विलासी और हानिकारक श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है, जैसे कि पान मसाला, ऑटोमोबाइल, 5 स्टार होटल में ठहरना इत्यादि। इन पर 28% की जीएसटी है। तो कुल 5 दरें हैं, एक 0%, दूसरी 5, तीसरी 12, चौथी 18% और 5वीं 28% जीएसटी रेट जो है ये तय किए गए हैं। इसके अलावा मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर और सोने पर 30% की एक विशेष दर लागू है। जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई मदें हैं। क्या क्या मदें हैं इसमें शामिल जो कि बाहर रखी गई हैं? मादक पेय पदार्थ, उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए शराब पर कर लगाने और वसूल करने का अधिकार राज्यों के पास ही रहने दिया गया है। उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए जो शराब है उस पर कर लगाने और वसूलने का जो अधिकार है वो राज्यों के पास ही बना रहेगा। पेट्रोलियम उत्पाद, 5 पेट्रोलियम उत्पादों कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर पहले की तरह ही उत्पाद शुल्क लगता रहेगा। तीसरा है तंबाकू उत्पाद, तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी भी लगेगा और केंद्र सरकार के पास इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार भी बना रहेगा। और चौथी जो मद है वो है मनोरंजन, सिनेमा व अन्य मनोरंजक गतिविधियों पर स्थानीय निकायों जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका आदि की ओर से लगने वाला मनोरंजन कर जो है वो राज्यों के पास ही रहेगा। तो ये 4 मदें थी जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इन पर पहले की तरह ही कर व्यवस्था लागू है। केवल तंबाकू उत्पाद ऐसा है जिस पर जीएसटी भी लगेगा और केंद्र सरकार के पास इन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का भी अधिकार रहेगा। जीएसटी संख्या, जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यवसायियों को एक 15 अंकों की एक पंजीकरण संख्या दी जाती है। इसे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जीएसटिन या जीएसटी नंबर कहते हैं। यह 15 अंकों का पैन आधारित यूनिक नंबर होता है, अर्थात जीएसटी नंबर के अंदर व्यवसायियों का 10 अंकों का पैन नंबर भी शामिल रहता है। प्रत्येक 15 अंक के जीएसटी नंबर में निम्नलिखित तथ्य शामिल होते हैं। पहले 2 अंक व्यवसाय से संबंधित राज्य की कोड संख्या होती है। अगले 10 अंक व्यवसायी का 10 अंकीय पैन नंबर होता है। 13वां अंक उस पैन नंबर से जुड़ी कंपनी या प्रतिष्ठान की
क्रम संख्या, जैसे पहली कंपनी के लिए 1, दूसरी कंपनी के लिए 2, इस तरह से 13वां अंक होता है। 14वां अंक ये हमेशा Z अक्षर ही रहता है। 15वां अंक जो होगा वो व्यवसायी के जीएसटी नंबर में शामिल सभी तथ्यों का विश्लेषण करके कंप्यूटर अपने आप एक अक्षर या संख्या देता है। तो ये 15 अंकों की जो संख्या होती है, जीएसटी नंबर जो होता है, उसमें कौन सा अंक क्या दिखाता है, ये जानकारी हमने यहाँ पर साझा की है। जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता, यानी कि जीएसटी पंजीकरण कराना किन के लिए अनिवार्य है। जीएसटी पंजीकरण कराने की अनिवार्यता 2 शर्तों के हिसाब से निर्धारित की गई है। पहली शर्त है सामान्य व्यवसायियों के लिए वार्षिक व्यापार या बिक्री अर्थात टर्नओवर के आधार पर। सामान्य राज्यों के व्यवसायियों को वार्षिक 40 रुपये टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सामान्य राज्यों के व्यवसायियों को वार्षिक 40 लाख रुपए का टर्नओवर, यानी कि जो 40 लाख रुपए का अगर वो वार्षिक व्यापार कर लेते हैं तो उनको जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। और दूसरा है विशेष राज्यों के व्यवसायियों को वार्षिक 20 लाख रुपए टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सामान्य राज्य जो हैं उनमें 40 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिए, तब पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और विशेष राज्यों के व्यवसायियों को वार्षिक 20 लाख रुपए टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ये विशेष राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये 11 राज्य हैं जो कि विशेष श्रेणी के हैं और इनमें व्यवसायियों को वार्षिक 20 लाख रुपए टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अन्य राज्य जो कि सामान्य श्रेणी में आते हैं उनमें वार्षिक 40 लाख रुपए टर्नओवर होने पर जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। दूसरी शर्त जो है वो है कुछ विशेष व्यवसाय के लिए बिना टर्नओवर के जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता। इसमें टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राज्यीय व्यापारी, जो लोग वस्तुओं या सेवाओं की दूसरे राज्यों को बिक्री करते हैं उन्हें जीएसटी में पंजीकरण लेना अनिवार्य होता है, भले ही उनका टर्नओवर कितना ही कम या अधिक हो। दूसरा है आकस्मिक व्यापारी, जो लोग बिना किसी निश्चित स्थान के अलग अलग राज्यों में जाकर मौसमी व्यापार करते हैं, इन्हें एक बार में 90 दिनों के लिए पंजीकरण मिलता है, जिसे बाद में वे आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी समय सीमा को और बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है प्रतिवर्ती जीएसटी वसूलने वाले व्यापारी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सामान्य रूप से जीएसटी में कर वसूलने की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा बेचने वाले की होती है, लेकिन कुछ खास मामलों में जीएसटी वसूलने की जिम्मेदारी वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यापारी की होती है। इस प्रकार उल्टे हिसाब से जीएसटी वसूलने को प्रतिवर्ती जीएसटी कहा जाता है। प्रतिवर्ती जीएसटी वसूलने वाले व्यापारियों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तीसरा है पंजीकृत व्यापारी के अभिकर्ता, एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडर। जीएसटी में पंजीकृत किसी कारोबारी के अभिकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यापारियों को भी जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगला है वितरणकर्ता या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। किसी एक मुख्यालय या क्षेत्रीय केंद्र की ओर से वस्तु की खरीद करके कई अलग अलग केंद्रों से वस्तु बेचने वाले व्यापारियों को भी जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इन्हें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीएसटी का भुगतान करने के लिए मुख्यालय को मिले इनपुट क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगला है ई कॉमर्स कंपनियां और आपूर्तिकर्ता। ऑनलाइन शॉपिंग या सर्विस देने वाली कंपनियों यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, मिंत्रा, इंडिया मार्ट आदि। OIDAR सर्विस देने वाली कंपनियां। दूसरे किसी देश से इंटरनेट या नेटवर्किंग के माध्यम से सेवाएं देने वाली कंपनियों को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जैसे ऑनलाइन कोर्स, म्यूजिक वीडियो और मूवीज़, ई बुक्स, क्लाउड सर्विस, डाटा स्टोरेज आदि सेवाएं उपलब्ध कराने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। एग्रीगेटर्स अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर लिंक के माध्यम से दूसरी कंपनियों की सेवाएं या उत्पाद तक ले जाने वाली कंपनियों को एग्रीगेटर कहते हैं। ऐसी कंपनियां दूसरी कंपनियों के उत्पादों की विशेषताएं बताती हैं, अन्य स्थानापन्न उत्पादों की तुलना पेश करती है और खरीदने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराती है, जैसे कि पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, ओला एंड उबेर आदि। तो ये पंजीकरण की अनिवार्यता की शर्तें थी, एक तो टर्नओवर के हिसाब से और एक व्यवसाय के हिसाब से जो है जीएसटी में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। टैक्स क्रेडिट सिस्टम की व्याख्या। थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता अपनी बारी में जो जीएसटी जमा करते हैं उसे वे आगे चलकर टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार से वापस पा सकते हैं। जीएसटी का मासिक रिटर्न भरते समय वे इसे अपने ऊपर बन रही देनदारी में व्यवस्थित करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही जीएसटी प्रणाली में टैक्स क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया है। इस टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का लाभ बीच के स्तरों में आने वाले व्यापारी तभी उठा पाएंगे जब उनके पास उन स्तरों पर की गई बिक्री की रसीद हो, क्योंकि विक्रेता और खरीदार दोनों की रसीदें सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद होंगी। जब दोनों स्तर की रसीदों का मिलान सही होगा तभी इन बीच वाले व्यवसायियों को टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सकेगा। जीएसटी कर वसूली का एक उदाहरण देते हैं जिसमें आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम को भी समझ जाएंगे। पहले में है स्तर, दूसरा जो कॉलम है वो जीएसटी पूर्व वस्तु का मूल्य दिखाता है, तीसरा कॉलम जीएसटी दिखाता है कि कितना जीएसटी लगा। यहाँ पर हमने 10% सौदे का 10% जो है वो जीएसटी कर लिया है, मतलब जो जीएसटी रेट है वो 10% लिया है यहाँ पर। क्रेता द्वारा दिया गया मूल्य और लास्ट वाले जो कॉलम है उसमें टैक्स क्रेडिट के बाद सरकार के हिस्से में आने वाला जीएसटी दिखाया गया है। प्रथम स्तर में हैंडलूम कारीगर से दर्जी ने 200 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से 2 मीटर कपड़ा खरीदा, तो इसका मूल्य हो गया 400 रुपये जीएसटी से पूर्व। अब इस पर 10% जीएसटी लगा, यानी कि 40 रुपये का जीएसटी लग गया। तो क्रेता द्वारा यानी कि दर्जी द्वारा जो मूल्य चुकाया गया है वो 440 रुपये होगा और ये 40 रुपये सरकार के खाते में चला जाएगा। ये दर्जी चुकाएगा, यानी कि टेलर द्वारा ये चुकाया गया है। टेलर ने इसके बाद 2 मीटर कपड़े की कमीज बनाई और उसे 700 रुपये में फुटकर विक्रेता को बेच दिया। तो यहाँ पर जीएसटी पूर्व वस्तु का मूल्य जो होगा वो 700 रुपये होगा। जीएसटी की दर है 10%, इसलिए जीएसटी 70 रुपये होगा और क्रेता द्वारा जो मूल्य चुकाया जाएगा यानी कि जो फुटकर विक्रेता है उसके द्वारा इस कमीज का मूल्य 770 रुपये चुकाया जाएगा। सरकार के खाते में केवल 30 रुपये जाएंगे, क्योंकि 40 रुपये का जो टैक्स था जो कि दर्जी ने चुकाया था वो अब उसको टैक्स क्रेडिट के माध्यम से वापस मिल जाएगा। तीसरे चरण में फुटकर विक्रेता क्या करता है कि कमीज को ग्राहक को 800 रुपये में बेचता है। इस पर टैक्स लगता है 10% 800 का, यानी कि 80 रुपये। टोटल जो ग्राहक है
अंतिम उपभोक्ता है वो 880 रुपये चुकाता है इस कमीज के लिए, लेकिन सरकार के खाते में केवल 10 रुपये जाते हैं, क्योंकि जो 70 रुपये थे वो फुटकर विक्रेता को वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर टेलर लिखा हुआ है तो माफ़ कीजिएगा, गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पर फुटकर विक्रेता को ये वापस मिलेंगे 70 रुपये। तो इस प्रकार से जो कुल जीएसटी गया है सरकार के पास वो 40 + 30 + 10 = 80 रुपीज़, यानी कि मतलब 40, 30, 10, 80 रुपये गया है, जो कि अंतिम रूप से अंतिम ग्राहक ने चुकाया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि अंतिम ग्राहक की जेब पर जीएसटी का भार पड़ेगा, न कि जो ऊपर वाले स्तर पर व्यापारी हैं उनकी जेब पर कोई ये भार पड़ेगा कर का। जीएसटी की देनदारी का निर्धारण, वैल्यूएशन रूल। प्रिंसिपल या एजेंट की ओर से लेन देन की स्थिति में जीएसटी देनदारी तय करने के लिए वैल्यूएशन रूल का उपयोग होता है। कभी कभी एजेंट और उसका प्रिंसिपल संयुक्त रूप से जीएसटी चुकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी दोनों अलग अलग जीएसटी चुकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैल्यूएशन रूल के अनुसार जीएसटी के लिए किसी आपूर्ति की कीमत निम्नलिखित 2 आधारों पर मानी जाएगी। ये आधार कौन कौन से हैं? एक है वस्तु या सेवा की खुली बाजार कीमत, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, और दूसरा है सौदे में जो लेन देन हुआ है उसमें ग्राहक से वसूली गई कीमत का 90%, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड। ये 2 आधार हैं। इनमें से किसी एक के आधार पर आपूर्ति की कीमत निर्धारित होती है और उस पर उस कीमत के अनुसार जीएसटी लगता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण ताकि आप अच्छे से समझ सकें। माना कि मोहन डिटर्जेंट का व्यापारी है, अविनाश उसके लिए सेल्स पर्सन के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो मोहन होगा वो प्रिंसिपल होगा और जो अविनाश होगा वो एजेंट होगा। किसी सौदे में एजेंट अविनाश ने 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से डिटर्जेंट की आपूर्ति की। एक अन्य डिटर्जेंट आपूर्तिकर्ता रजत है जो वैसे ही डिटर्जेंट की आपूर्ति 3800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करता है। जीएसटी निर्धारण के लिए मोहन के पास 2 विकल्प होंगे। पहला डिटर्जेंट के खुले बाजार मूल्य पर जीएसटी निर्धारण, और दूसरा सौदे में ग्राहक से डिटर्जेंट के वसूले गए मूल्य के 90% पर जीएसटी निर्धारण। तो वो 2 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। प्रथम विकल्प चुनने पर मोहन के माल की कीमत रजत की ओर से निर्धारित कीमत के बराबर अर्थात 3800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मानी जाएगी और जीएसटी तय किया जाएगा। यानी कि बाजार में जो न्यूनतम कीमत है किसी वस्तु की उसको माना जाएगा। भले ही मोहन 4000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहा था, लेकिन क्योंकि बाजार में जो न्यूनतम कीमत थी उस तरह के डिटर्जेंट की वो थी 3800 रुपये प्रति क्विंटल, तो यही माना जाएगा मोहन के लिए भी 3800 रुपये प्रति क्विंटल बाजार कीमत मानी जाएगी। तो इसको अगर वो चुनता है कि भाई मैं बाजार कीमत के आधार पर जीएसटी दूंगा, तो फिर 3800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस पर जीएसटी तय होगा, जो भी जीएसटी रेट होगा उसके अनुसार। दूसरा विकल्प चुनने पर केवल 3600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जीएसटी तय होगा। 3600 रुपये जो होगा वो 4000 का 90%, मतलब ग्राहक से जो वसूला गया मूल्य है वो है 4000 रुपये, तो इसका जो 90% होगा उसके हिसाब से फिर जीएसटी तय होगा। तो इस दूसरे विकल्प में मोहन के लिए जो आपूर्ति मूल्य है वो कितना हो जाता है 3600 रुपये, और पहले विकल्प में हो जाता है 3800 रुपये।
अतः स्पष्ट है, खुली बाजार दर वाला विकल्प चुनने पर मोहन को हानि होगी, जबकि 90% वाला विकल्प उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि 36% का जो भी जीएसटी लग रहा होगा 3600 के हिसाब से लगेगा, तो कम ब्याज बैठेगा, कम टैक्स बैठेगा, और 3800 रुपये पे जीएसटी की सेम दर से ज़्यादा टैक्स बैठेगा। तो इसलिए मोहन के लिए जो 90% वाला विकल्प है वो उचित रहेगा। तो मतलब जो आपूर्ति करता है, जो एजेंट है, उसके लिए ये फ़ायदा है यहाँ पर कि वो अपने हिसाब से जिसमें उसको लाभ है उस विकल्प को वो चुन सकता है। जीएसटी व्यवस्था में आपूर्ति की अवधारणा। जीएसटी में आपूर्ति के तहत बिक्री और खरीद दोनों आते हैं। जिन मामलों में किसी वस्तु या सेवा की बिक्री की जाती है उसे जीएसटी में जावक आपूर्ति अर्थात आउटवार्ड सप्लाई कहा गया है, और इसी प्रकार जिन मामलों में किसी वस्तु या सेवा की खरीद की जाती है उसे जीएसटी में आवक आपूर्ति यानी कि इनवार्ड सप्लाई कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली से संबंधित सभी लगभग सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के गुण दोष और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स अगेन।